हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट है वो कवर करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 7 पार्ट है वो हमने कवर कर लिए हैं इससे पहले, और आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हमारा टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। मीन्स देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम है वो ब्रिज क्यों है। आप इस तरफ ये डायग्राम देखिए बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज है वो ब्रिज क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि एक ब्रिज फॉर्म करते हैं वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे 4 रेजिस्टेंस होते हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि वो क्या करते हैं, एक ब्रिज फॉर्म करते हैं। कहाँ, किसके अराउंड, गैल्वेनोमीटर के अराउंड। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के आसपास क्या करते हैं, एक ब्रिज फॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रिज। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं, तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, हु पॉपुलराइज्ड दिस सर्किट डायग्राम हुज नेम इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, जिनका नाम था सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, जिन्होंने क्या किया, इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से या इस सर्किट डायग्राम को पॉपुलर किया। तो इसकी हेल्प से उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, वो सब अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। It is a circuit which used to measure the accurately unknown रेजिस्टेंस। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है, सर्किट डायग्राम है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रजिस्टर का अननोन रेजिस्टेंस है वो एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं सर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक एक सर्किट है जो क्या, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, विच इज यूज टू मेजर द एक्यूरेटली अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर। ठीक है, किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का आप क्या कर सकते हो, इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से या इस सर्किट की हेल्प से क्या कर सकते हो, अननोन रेजिस्टेंस से वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और इससे कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में पिक्चर सेट हो जाना चाहिए कि इसको ब्रिज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है कि इसमें जो 4 रजिस्टर्स है वो कनेक्टेड होते हैं और वो चारों इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि वो एक ब्रिज फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये ब्रिज सा बन गया किसके अराउंड, गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, तो ये इसलिए इसको ब्रिज बोला जाता है। व्हीटस्टोन क्यों नाम पड़ा, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे व्हीटस्टोन है वो इसका नाम पड़ा। और ये क्या होता है, इससे क्या किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस है वो एक्यूरेटली फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, बच्चों आप एग्जाम में जब क्वेश्चन के आंसर्स लिखोगे सीबीएसई एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले, जैसे मान लो ये मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बड़े टॉपिक्स है, तो इनको आपको प्रॉपर तरीके से 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले उसको डिफाइन करोगे। अभी मैं जब मीटर ब्रिज वाला वो पढ़ाऊंगा टॉपिक, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से लिखना बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। बच्चों क्या होता है, कभी कभी आपको आंसर सुन के पता होते हैं या आपने पढ़ रखे होते हैं, बड़े अच्छे से आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन आप एग्जाम में लिख नहीं पाते उनको ढंग से, और
ये क्वेश्चन ऐसा है जो 5 मार्क्स में आता है, इसलिए इसको अच्छे से आपको लिखना भी आना चाहिए। अदरवाइज क्या करोगे, आप पढ़े हुए भी हो लेकिन एग्जाम में मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका हमने देखा डेफिनेशन, अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन में बच्चों आपको क्या क्या लिखना है, तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में जो भी चीजें यूज होती है, जो एलिमेंट्स यूज किए हुए, उन सब का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना है कि हमने ये चीजें हैं यूज की है। तो देखिए यहाँ पे ये इट कंसिस्ट ऑफ किस किस से बना होता है, नंबर 1 4 रजिस्टर्स P Q R एंड S। P Q R S 4 रजिस्टर्स है। सेकंड गैल्वेनोमीटर, नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर को हमने यहां से G से दिखाया हुआ है, और यहाँ पे नेक्स्ट है प्लग कीज K1 एंड K2। तो यहां से आप देख सकते हो प्लग कीज है K1 और K2। ये देखो K1 है प्लग की है, यहाँ पे भी K2 क्या है, प्लग की है। और उसके बाद इसमें क्या क्या है एलिमेंट हमने यूज किए हैं, कंपोनेंट्स। तो हमने इसमें एक यूज किया है बैटरी, ठीक है। उसके बाद क्या यूज किया है हमने, तो ये सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे इसमें यूज किए हैं, ठीक है, इतने सारे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपके पास ये आपके कंपोनेंट्स है वो किस किस से बना, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर्स P Q R एंड S, देन गैल्वेनोमीटर G, प्लग कीज K1 एंड K2 और बैटरी E, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट्स है which are used in this circuit diagram. Now you can see here how is it work, ये काम कैसे करता है, इसकी फंक्शनिंग कैसी है वो हम देखेंगे। तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है, 4 रजिस्टर्स को इस तरह से क्या किया हुआ, कनेक्ट किया जाता है कि उनसे एक ब्रिज की फॉर्म में वो हो। देखिए यहाँ पे क्या किया, एक ये आर्म है, इसमें क्या होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म होती है, 1 2 3 4 आर्म्स है, जिनमें क्या हर एक आर्म्स में एक रजिस्टर है वो कनेक्टेड है, P Q R और S। 4 आर्म्स में चारों रजिस्टर्स है वो इस तरह से, जिस तरह डायग्राम दिखाया हुआ है ऐसे आपका कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर इनके पॉइंट्स दे दिए जाते हैं A B C और D, 4 पॉइंट्स हो गए आपके पास। उसके बाद अब देखो गैल्वेनोमीटर को किस मैनर्स में कनेक्ट किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर कौन से पॉइंट्स के बीच में होता है, B एंड D, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर जाता है, एक प्लग की लगा दी जाती है, और पॉइंट्स A और C के बीच में क्या कर दिया जाता है, बैटरी है वो कनेक्ट की जाती है, ठीक है। E पोटेंशियल की बैटरी है वो प्लग की K1 के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। तो अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इसको कनेक्ट करने का तरीका है। अब ये काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैटरी है वो करंट जनरेट करेगी और यहाँ से आई करंट है वो फ्लो होगा, और ये आई करंट देखो यहाँ पे जैसे ही पॉइंट ए पे पहुंचेगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। आई करंट है वो यहाँ से 2 ब्रांच मिली इसको, दोनों ब्रांच में I1 और I2 अमाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस कितना है P, यहाँ रेजिस्टेंस R, तो यहाँ से करंट गया, इस तरफ से करंट गया। अब जब वो करंट यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, B और D पॉइंट पे, यहाँ से करंट पास होते हुए जब यहाँ पहुंचा और यहाँ से पास होते हुए I1 है वो इस पॉइंट पे पहुंचा, तो बच्चों क्या होता है, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इस जगह पे अगर गैल्वेनोमीटर है वो करंट लेता है अंदर, इसका मतलब यहाँ पे जो करंट होगा वो कौन सा होगा, IG, ठीक है। ये कौन सा करंट है, गैल्वेनोमीटर करंट IG है। फिर अगर देखो यहाँ पे 2 चीजें ध्यान से देखना, अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, मतलब इन दोनों रजिस्टर, अभी मैं बताऊंगा क्या कैसे बैलेंस होता है और उसका प्रिंसिपल क्या है इसका। अभी जस्ट आप कंस्ट्रक्शन देखिए, तो देखिए यहाँ पे
P और Q है, इनका रेशियो R और S के रेशियो के इक्वल हो जाए। दोनों रेशियोज है रेजिस्टर्स का अगर इक्वल है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में। और बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है वो एक बार आप देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद आप क्या देखेंगे, प्रिंसिपल। तो बच्चों यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है when व्हीटस्टोन ब्रिज is in balanced condition, when Wheatstone bridge in balanced condition, then products of opposite resistors of opposite arms is products are equal। देखो बच्चों क्या हुआ, जब व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, तब क्या होगा, बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन, इसके पास कोई भी करंट नहीं पहुंच रहा है। सारा करंट जैसे यहाँ आया वो यहाँ से निकल के I2 और I1 है पूरा यहाँ से पास होके पूरा वापस सर्किट में करंट I फ्लो होने लग गया। तो बैलेंस्ड कंडीशन में जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, बच्चों माइंड में दो तीन चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से सेट करनी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में होगा तब क्या होगा, और जब अनबैलेंस्ड कंडीशन में होगा तब क्या होगा। ठीक है, अब बैलेंस्ड कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें ऑपोजिट आर्म्स के जो रेजिस्टर्स है, रेजिस्टेंसेस है, उनके प्रोडक्ट आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑपोजिट आर्म्स कौन सी है, P का ऑपोजिट आर्म्स है S, P और S का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, R और Q के। ठीक है, देन आप यहां से देख सकते हो आपके पास क्या आ जाएगा, P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। ठीक है, दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन है, जिसमें क्या होगा, दोनों अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा। और दूसरा आप क्या कह सकते हो कि P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। अब बच्चों आपको देखो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब आपको इसमें से इस तरह का डायग्राम देके आपसे पूछेगा कि S की वैल्यू क्या है, मतलब S आपका अननोन है, बाकी तीन की वैल्यू दे देगा, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, S निकाल सकते हो। अगर R आपको अननोन देता है सर्किट डायग्राम में तो R निकाल सकते हो, और P और Q देता है तो P और Q, जो भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हो। और बच्चों देखो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसका यूज क्या है। पहली बात तो गैल्वेनोमीटर क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर क्या है। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, इक्विपमेंट है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही माइनर करंट होता है, स्मॉल वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द गैल्वेनोमीटर। एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम स्मॉल से स्मॉल अमाउंट करंट के स्मॉल अमाउंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेबोरेटरी में है। अभी हमें जब मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट भी एक बार मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें आप दिखाऊंगा मैं आपको कि गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, और मीटर ब्रिज का पूरा प्रैक्टिकल है वो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर ये गैल्वेनोमीटर एक क्या होता है, इसमें इस तरह से बना होता है, तो एक बार आप ध्यान से देख लें थोड़ा सा।
गैल्वेनोमीटर जो है बच्चों, अभी आप देखो यहाँ पे डायग्राम देखना, ये देखो इस डायग्राम में आपके पास गैल्वेनोमीटर, इसके अंदर देखो एक नीडल है। इस नीडल में क्या करते हो, जैसे ही अगर मान लो ये बीच में देखो 0 है और बाकी दोनों तरफ क्या है, रीडिंग्स है। तो जब बच्चों इसमें आप इसको कनेक्ट करोगे, इस पूरे सर्किट डायग्राम में गैल्वेनोमीटर को जैसे ही कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद अगर आपकी नीडल 0 पे है, इसका मतलब करंट पहुंच नहीं रहा है उसके पास, नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं उस सिचुएशन को। कौन सी सिचुएशन बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, और अगर नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्रांच में भी करंट आपके पास पहुंच रहा है। तो बैलेंस्ड कंडीशन में इसके पास कोई करंट नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि देखो P बाई Q, मतलब इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, R बाई S के। मतलब क्या हुआ कि जितना करंट यहां से ये आ रहा है, वही करंट यहाँ पे वापस अगली ब्रांच को है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पास करंट है वो नहीं पहुंचेगा, और वो कैसा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नल डिफ्लेक्शन। तो बच्चों आपसे पूछा जाता है कि नल डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जिसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज में आपसे पूछा जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में नल डिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जब गैल्वेनोमीटर के में करंट है वो नेग्लिजिबल हो या 0 हो। दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि पॉइंट, देखिए यहां से आपके पास पोटेंशियल कितना है, E है। अब ये पोटेंशियल यहां से E क्या होगा, ये देखो पैरेलल कंडीशन में है दोनों, इसका मतलब यहां से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पॉइंट B का पोटेंशियल और पॉइंट D का पोटेंशियल दोनों का सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0। यहाँ पे सेम क्यों है, क्योंकि ये दोनों देखो इन दोनों रेजिस्टर्स के एंड है वो एक जगह कनेक्टेड, इसका मतलब ये पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब यहाँ इस ब्रांच में पोटेंशियल यहाँ पहुंचेगा तो B, और यहाँ पहुंचेगा तो D, दोनों में पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। 0 होने की वजह से इस ब्रांच में क्या होगा, करंट है वो 0 होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स B and D is 0. That's why galvanometer shows null deflection. Okay, तो ये थी इसकी बैलेंस्ड कंडीशन और इसका प्रिंसिपल। ठीक है, नाउ हम देखते हैं इसकी वर्किंग और इसका फॉर्मूला क्या है, थ्योरी क्या है। बच्चों इस पे थोड़ा सा ये लेंथी हो रहा है, बिकॉज आपको भी थोड़ा इसके बारे में आइडिया है नहीं, इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो आप बच्चों ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन से के साथ देखना कि इसकी अब थ्योरी क्या है बच्चों। तो आप देखोगे कि यहां पे करंट्स थ्रू resistor P is equals to I1 through resistor Q is equals to I1 and resistor R is equals to I2 और S is equals to I2, और potential difference potential at 8 points B and D। तो पोटेंशियल डिफरेंस at B is equals to potential difference at D, both are equal, so you can see here। now students देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ohms law V is equals to IR, मीन्स इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, देखो यहां से पोटेंशियल E है, इस जगह पे पोटेंशियल पॉजिटिव E है और उस पे नेगेटिव E है, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेगा पोटेंशियल तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। वो ड्रॉप कितना होगा, I1P। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे, इसको मिटाता हूं, यहां लिख रहा हूं, तो यहां पे आप देखोगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट B इज I1P
विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस D। तो यहां पे कितना होगा I2R, इक्वेशन नंबर 1। और वही देखो सिचुएशन यहां बनेगी, सेम पोटेंशियल इस ब्रांच के लिए होगा, तो इसके लिए कितना होगा I1 Q इज इक्वल्स टू I2, इक्वेशन नंबर 2। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 with dividing equation 1 and 2, we can find here I1 P divided by I2, sorry, I1 P divided by I1 Q is equals to I2 R divided by I2 S. So I1 to I1 cancel, then you can find P by Q is equals to R by S. Now this is the balanced condition of a Wheatstone bridge. This is the working principle of Wheatstone bridge. Now you can find out here from any unknown resistance who is asking to you. This is the Wheatstone bridge. अब बच्चों इसके यूज कहाँ पे है, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है? सबसे बेसिक यूज तो ये है कि आपको कहीं पे भी अगर एक्यूरेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आप किसी भी वायर का, किसी कंडक्टर का, तो आपको कौन सा सर्किट है वो डायग्राम यूज करना पड़ेगा, सर्किट है वो यूज करना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? सारा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज, और इसे कहते हैं मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसमें जो स्केल यूज की जाती है वो 1 मीटर लेंथ की कोई स्केल यूज की जाती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है। स्लाइड वायर के नाम से क्यों बोला जाता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया जाता है, एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इस वायर पे इस जॉकी को स्लाइड किया जाता है और स्लाइड करके इसमें रीडिंग ली जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। और ब्रिज नाम क्यों है? ये भी सेम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसका रेजिस्टेंस, इतने से वायर का रेजिस्टेंस P है, इस वायर का रेजिस्टेंस Q है, R है, और S की जगह यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस X है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी देखो ये 4 रेजिस्टर मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ब्रिज टाइप सा फॉर्म कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। नाउ मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज क्या है बच्चों? ये एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस की हेल्प से हम मिनिमम रेजिस्टेंस और कह सकते हैं बहुत ही लो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक डिवाइस विच इज यूज टू मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर, किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। तो मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज से क्या किया जाता है? मीटर ब्रिज एक डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ एनी वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले अब बच्चों देखो, लिखने का तरीका बता देता हूं मैं। लिखने का तरीका क्या है वो ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले आप नंबर 1 क्या लिखोगे? डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले लिखोगे कि जो आपका टॉपिक है उसका वो है क्या। तो मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर, किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट किया जाता है इसकी हेल्प से। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट डिवाइस? द प्रिंसिपल ऑफ द मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन Wheatstone bridge. So students, meter bridge is also based on Wheatstone bridge. तो ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? Wheatstone bridge के प्रिंसिपल पे काम करता है। Now next it's construction.
तो बच्चों कंस्ट्रक्शन से आपको पता चल गया होगा, कंस्ट्रक्शन मतलब उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है वो यूज किए हुए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, यहाँ पे एक वायर यूज किया जाता है, ये रहा, ये जो वायर है ए और सी। बच्चों देखो ये जो नीचे वाली लाइन है ये वायर है और ऊपर वाली जो है वो स्केल है, 1 मीटर लेंथ की वुडन स्केल होती है। इसमें बच्चों होता क्या है, सबसे पहले इस तरह से एक वुडन बोर्ड होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये पूरा कंस्ट्रक्टेड होता है, इसी तरह से आपको दिख रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप देखिए पॉइंट ए और सी के बीच में क्या है, एक कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर है, किसका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। ये वायर किसका बना हुआ होता है, अलॉय है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ठीक है। ये तो मतलब ये अलॉय है जिसका क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही हाई होता है, मतलब लो होता है, इस वजह से क्या कर सकते हो, इसको आप यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पे टेम्परेचर इफेक्ट है वो बहुत कम पड़ता है, इसकी ये टेम्परेचर को ज्यादा, टेम्परेचर से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ वायर्स आर यूजिंग इन दिस सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के वायर मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन के क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर से बहुत ही कम अफेक्ट होता है। नाउ आप देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एक वुडन बोर्ड है जिसके ऊपर एक 1 मीटर लेंथ की स्केल है जो 0 to 100 सेंटीमीटर जिसकी रीडिंग है, और इस स्केल को किस पे फिट किया हुआ है, वुडन बोर्ड पे फिट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। तो देखिए इस तरह क्या होता है, इसमें वुडन बोर्ड पे एक स्केल होती है, उसके बाद ये वायर जो है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये देखो जो ये दिख रही है ना, ये आपके पास 1 2 और 3, ये तीनों क्या है, इनको कहते हैं कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। ये क्या है, कॉपर स्ट्रिप्स, ये कॉपर की स्ट्रिप है जो यहाँ पे यूज की जाती है, क्यों, यहाँ पे ये वुडन बोर्ड पे क्या होती है, फिक्स की जाती है, स्क्रू से क्या किया जाता है, इसको फिक्स कर दिया जाता है स्क्रू से, और ये कॉपर की इसलिए यूज करते हैं ताकि इनका रेजिस्टेंस है वेरी लो होता है, तो आपको मैक्सिमम करंट है वो आपके सर्किट डायग्राम में आपको मिले। दैट्स व्हाई यहाँ पे कॉपर की यूज की जाती है। और स्ट्रिप से यूज क्यों की जाती है, ताकि देखो यहाँ पे ये स्ट्रिप है, इस जगह पे आपके पास एक स्क्रू लगा हो, वहां से वायर कनेक्ट करो और रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में रेजिस्टेंस, फिर ये वाले स्ट्रिप्स के जो एंड्स है इनके बीच में अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, और बीच में एक पॉइंट होता है जिसको डिनोट कर देते हैं डी से। तो ये पॉइंट जो डी है वहां से क्या किया जाता है, एक वायर कनेक्ट करके उस वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का एक एंड कर दिया जाता है किससे कनेक्ट, जॉकी से बच्चों, जॉकी इस पेन टाइप की होती है, जैसे यहाँ पे ये वायर जो दिख रहा है ना आपको, इस जगह पे कनेक्ट कर दिया जाएगा, और आप क्या करोगे, जैसे इसको यहाँ पे इस जॉकी को इस तरह से होती है, बिल्कुल सेम ऐसी होती है, इसको आप ऐसे इस पे स्लाइड किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद स्लाइड करने से क्या होता है वो वर्किंग में हम देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखोगे, देखो आपके पास रजिस्टर्स है आर और एक्स, आर है वो नॉन रेजिस्टेंस है, एक्स है वो अननोन रेजिस्टेंस है, जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीटर ब्रिज की हेल्प से आप एक्स जो अननोन रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। वुडन बोर्ड होता है जिसमें मीटर स्केल होती है, मैग्नेन और कॉन्स्टेंट का एक 1 मीटर लेंथ का वायर होता है, और ये सब किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके बैटरी और प्लग की से, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये सारा इसका कंस्ट्रक्शन था। अब आप देखोगे डेफिनेशन हो गई, प्रिंसिपल हो गया, और 3 नंबर पे क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन, और 4 नंबर पे आपका आएगा थ्योरी और वर्किंग। तो बच्चों यहाँ पे देखिए थ्योरी और वर्किंग मतलब या तो थ्योरी में और ये इसकी वर्किंग फंक्शनिंग क्या है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, जैसे इस बैटरी से करंट इसको मिला, इस स्ट्रिप में करंट है और इस वायर में करंट फ्लो होने लग गया। अब देखो क्या होगा, आपको क्या करना है, इस पूरे इस तरह से सर्किट डायग्राम को कनेक्ट करने के बाद क्या करना है,
इस जॉकी को पकड़ो और इस पॉइंट से इस पे स्लाइड करवाना स्टार्ट करना है। ध्यान से सुनना कैसे इस पे रीडिंग्स आएगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जॉकी है उसको लेके इस एंड से, एंड ए से आपको स्लाइड करवाना स्टार्ट करना है। और आप देखोगे कि गैल्वेनोमीटर जो है उसमें बीच में क्या होता है, इस तरह से होती है रीडिंग्स, इसमें यहाँ पे नीडल होती है। जब आप इस एंड पे रखोगे तो ये नीडल इधर डिफ्लेक्ट करेगी या उस तरफ करेगी, दोनों में से एक पूरे एंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। और इस जॉकी को आप यहाँ से उठा के जब इस पॉइंट पे टच करोगे तो आपका फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन देगी। जैसे मान लो ए पे आपने रखा, इसने डिफ्लेक्ट किया इस तरफ, ठीक है। फिर जब यहाँ से उठा के आपने देखा तो ये वापस यहाँ पहुंच गई, और जब आपने यहाँ पे टच किया जॉकी को तो ये इस तरफ पहुंच गई। दैट मीन्स अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देती है दोनों पॉइंट्स पे टच करने से, इसका मतलब आपका सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा देखो इस पॉइंट ए पे रखने पे नीडल क्या गई थी, इस तरफ गई थी ना। इसका मतलब अब जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे नीडल इस तरफ पहुंच जाएगी। अब जैसे ही आप इसको स्लाइड करवाना स्टार्ट करोगे, जॉकी को इस पे मूव करवाओगे, स्लाइड करवाओगे, तो क्या होगा, ये देखिए ये जो नीडल है आपकी इस तरह से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे जैसे स्लाइड करवाते जाओगे तो आपका क्या होगा, एक पॉइंट आएगा वायर पे, जिस पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। और जैसे ही आप आगे जाओगे तो ये नीडल होगी क्या होगा, आगे की तरफ है वो मूव करना, स्लाइड करना, मूवमेंट इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वहां पे जॉकी को रोक देना है जिस जगह पे आपको नल डिफ्लेक्शन है वो मिल जाए, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया कि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको अज्यूम कर रहे हैं सपोज कि पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट जो है बी पे हमें क्या हुआ, नल डिफ्लेक्शन है वो मिला। तो 8 पॉइंट बी नल डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट हुआ है। तो अब देखो जहां पे नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिया हमने, 8 पॉइंट बी, बी सी दी पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, जहां पे आपका आया जॉकी को वहीं पे रखो और मीटर स्केल पे रीडिंग इस पॉइंट से स्टार्ट करना है रीडिंग लेना। इस पॉइंट से जब आप रीडिंग लेना स्टार्ट करोगे तो आप इस तरफ देखोगे कि इस नल डिफ्लेक्शन स्केल के कितने सेंटीमीटर पे मिला है। तो जितने सेंटीमीटर पे मिलता है वो है लेंथ आपकी L। तो L किसकी लेंथ है, लेंथ आपकी तब है जब आपके पास नल डिफ्लेक्शन आया है। तो इतने से वायर के पीस पे आपको क्या मिला है, L लेंथ का एक वायर है जिसके पीस पे आपको क्या मिला है, नल डिफ्लेक्शन मिल गया। इसका रेजिस्टेंस कितना है, P है। इतने से वायर का रेजिस्टेंस P है। नाउ अब आपकी देखो टोटल लेंथ है 100, तो इसमें से क्या हो जाएगी, ये लेंथ कितनी रह जाएगी, ये लेंथ आपकी हो जाएगी 100 माइनस L। ऑब्वियस है यहाँ से L क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास L आ गया, 100 माइनस L आ गया, और इसका रेजिस्टेंस, इस वायर पीस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस कितना है P, और इस पीस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया Q। रेजिस्टेंस देखो दोनों का अलग अलग होगा, बिकॉज इसकी लेंथ इतनी है और इसकी लेंथ अलग है। हमने देखा था कि लेंथ है, रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो अब आप देखोगे इन बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन क्या थी, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। मतलब देखिए यहां पे वो क्या था, P और Q थे वो, देखिए इस तरह से था, ये P Q R S, मतलब ऑपोजिट आर्म्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए P के सामने P है, इसके ऑपोजिट कौन है R, Q के ऑपोजिट X, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे, P R इज इक्वल्स टू Q X, ठीक है। P को R से मल्टीप्लाई कर दिया, X को Q से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास कौन सा रेजिस्टेंस अननोन है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा P
बाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स बाई आर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपके पास इक्वेशन नंबर है वो 1 आ गई। अब आप यहाँ पे देखिए, we know that R is directly proportional to L, so that here P is directly proportional to L and Q is directly proportional to 100 minus L. Whenever we will remove the proportionality constant, then we will find P is equals to KL, and here Q is equals to K 100 minus L. Here K is resistivity. If you know the Ohm's law and their dependency of resistors, ठीक है, रेजिस्टेंस की है वो डिपेंडेंसी, आप जब आप रिमेंबर करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन हटाया था तो आपके पास एक कांस्टेंट आया था रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी होती है पूरे वायर की कांस्टेंट होती है। तो आपके पास देखो वायर है, उसका मटेरियल तो सेम है, इतनी लेंथ का है, वो भी कांस्टेंट और मैग्नीन कांस्टेंटन और मैग्नीन का है, और ये भी क्या है, कांस्टेंटन और मैग्नीन का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे वायर का सेम रहेगा, इसका मतलब लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ को कंसीडर कर लिया। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, P by Q इज इक्वल्स टू KL डिवाइड बाई K 100 माइनस L। K से K कैंसिल होगा, इक्वेशन नंबर 2। P by Q इज इक्वल्स टू L by 100 माइनस L, इक्वेशन नंबर 1 and 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equations 1 and 2, तो इक्वेशन 1 कहती है P by Q is equals to R by X, and इक्वेशन सेकंड कहती है P by Q is equals to L by 100 minus L। मीन्स P by Q दोनों में सेम है, इसका मतलब यहां से क्या जाएगा, L by 100 minus L is equals to R by X, which means X is equals to 100 minus L divided by L multiply by R. This is the value of unknown resistance। देखिए आपको unknown resistance X की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, R है वो आपके पास नॉन है, गिवन रहेगा, और लेंथ आपका नल डिफ्लेक्शन कितने किस पॉइंट पे आपको मिल रहा है वो यहाँ पे डाल दोगे। L मान लो आपके पास आया है, मान लो आपके पास मिला है 48 सेंटीमीटर पे, आपको क्या मिला है, नल डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट मिला है, तो यहाँ पे 48 और ऊपर कितना आ जाएगा 52, तो 52 डिवाइड बाई 48, और आपको मान लो रेजिस्टेंस गिवन कितना है, आपसे बोला जा रहा है कि 4 ओम रेजिस्टेंस है, वो नॉन रेजिस्टर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रखोगे 4, देन यू विल गेट x इज इक्वल्स टू एनी वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आपके पास x है वो अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। इस तरह से हम मीटर बेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट है इसका उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको एक बार दिखा दूंगा कि मीटर बेस कैसा होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स है वो कैसे कैसे होते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है कि कौन सी स्ट्रिप है, कैसी होती है, वायर कैसा होता है, उस पर स्केल कैसी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके, थैंक यू।